नमस्कार मित्रों। पहले भी हम चर्चा मीडिया के बारे में कर चुके हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, और बीच बीच में कभी कभी प्रिंट मीडिया की बात भी चलती रही है। आज थोड़ा उस विषय को और ज़्यादा एक निष्कर्षों की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिस पर चर्चा की ही जानी चाहिए। और अब जो दृष्टिकोण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपसे बांट रहा हूँ कुछ सूचनाएं, उसमें सबसे बड़ी बात एक विचित्र आपको भी लगेगी कि मीडिया में चर्चा का विषय बनना हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कि जो आदमी मीडिया में चर्चा का विषय बन गया वो तो विशेष उपलब्धि का मालिक हो गया। और अब स्थिति ये है कि मीडिया स्वयं चर्चा में है। अब आम आदमी और प्रबुद्ध वर्गों की ज़बान पर मीडिया की चर्चा है कि मीडिया किस दिशा में जा रहा है, ये तय करने की एक होड़ सी लगी हुई है। यह चर्चा तब से आरंभ हुई जब एक उद्योग समूह ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को उसका अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण में अभी बहुत सारी औपचारिकताएं शेष हैं, लेकिन वो जिस रास्ते पे वो चल निकले हैं, पुराने संचालक भी और नए अधिग्रहण करने वाले भी, उस रास्ते पर यह निश्चित है कि इसका जो है नियंत्रण वो बिल्कुल नए हाथों में होगा। नए हाथों में कौन से लोग आगे आते हैं मीडिया के, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। निश्चित है कि उठापटक होगी और वही लोग नए मीडिया में इस अधिग्रहित मीडिया में आएंगे जो पहले से स्थापित हैं। अब उनमें से किस किस को अवसर मिलता है, क्योंकि ये बड़े भारी भरकम पे पैकेज होते हैं और इनका संचालन करने के लिए भी बहुत प्रतिभाशाली लोगों की ज़रूरत होती है। तो कौन से प्रतिभाशाली और भाग्यशाली लोग होंगे जिनको इस नए प्रस्तावित सेटअप में, ढांचे में स्थान मिलेगा। चलिए, अब उसमें साथ साथ ये है कि इस पर जो मीडिया का बदलता हुआ स्वरूप है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और स्वस्थ मन से चर्चा की जाए। हम लोग प्रेजुडिस होकर, अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चर्चा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें निश्चित रूप से स्वस्थ मन से, खुले मन से चर्चा करनी होगी। अब सबसे बड़ा ये है कि मीडिया की जान जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट है, आज के समय में मीडिया की जान विज्ञापनों में है। एक समय था जब सिर्फ प्रिंट मीडिया की बिक्री और इनकी टीआरपी, इन दोनों के आधार पर ही इस बात का फैसला होता था कि कौन स्थायित्व की ओर जा रहा है, किसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है और कौन खड़ा रह सकता है इस बाज़ार में। लेकिन अब वो वक्त बीत गया। अब सीधी सी बात यह है कि प्रिंट मीडिया के सामने समस्या ये होती है कि कहीं प्रिंट की जो प्रतियां हैं वो ना बढ़ ना जाएं। बढ़ जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी, खर्च एकदम से बढ़ जाएगा। और इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है कि खर्चों को किसी भी तरह से नीचे लाया जाए और विज्ञापनों का स्पेस बढ़ाया जाए। एक समय था तब ये निर्धारित था मित्रों कि एक समाचार पत्र में, प्रिंट मीडिया में, केवल 20% ही विज्ञापन जाएंगे और 80% सामग्री संपादन की और समाचारों की होगी। धीरे धीरे ये 40-60 के अनुपात में आ गया कि 40% से ज़्यादा विज्ञापन नहीं जाएंगे और 60% कम से कम संपादन की सामग्री, जिसमें लेख, विश्लेषण, समाचार और अलग अलग क्षेत्रों के समाचार, खेल कूद का अलग समाचार, उद्योग धंधे का अलग समाचार, ये सारे समाचारों के जो पृष्ठ हैं वो लगभग निर्धारित ही हो गए थे। तब तो ये भी तय था कि मुख्य पृष्ठ पर संपादकीय नहीं जाएगा, एक बात। और मुख्य पृष्ठ पर संपादकीय तभी जाएगा जब संपादक विवश हो जाए कि इस मुद्दे पर खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। तो ये कहा जाता था कि आज फ्रंट पेज पर अगर कोई आ रहा है, कोई संपादकीय, तो इसका मतलब यह है कि संपादक अपनी कुर्सी पे बैठ के नहीं बात कर सकता, वो खड़े होकर एक अपने पाठकों से मुखातिब हो रहा है, लोगों से मुखातिब हो रहा है, संबोधित हो रहा है।
अब ये स्थिति है कि अब मुख्य पृष्ठ संपादकीय अक्सर अखबारों में आपको दिखाई दे जाते होंगे। चलता है, ये भी एक तौर तरीका है कि जिसमें जो करंट न्यूज़ है, जो बहुत ताज़ा समाचार है, उस पर ताज़ा टिप्पणी जो है वो साथ साथ दे दी जाए। ये समस्या हिंद समाचार ग्रुप में बहुत पुरानी थी। पहले उसमें यह था कि 2 स्तंभ थे और दोनों स्तंभों के लेख पठनीय भी होते थे और लोग पढ़ना भी चाहते थे। एक स्तंभ नियमित रूप से इसके संस्थापक लाला जगत नारायण जी के लिए होता था सुरक्षित, और दूसरा इसके जो संपादक थे रमेश चंद्र जी, उनके लिए सुरक्षित होता था। तो ये एक स्थिति ऐसी थी कि जिसमें निर्णय लेना मुश्किल हो जाता था कि दोनों को समान और उनके विषय के अनुकूल स्थान कैसे दिया जाए, तो दे दिया जाता था। एक को मुख्य पृष्ठ पे संपादकीय के रूप में दे दिया जाता था और दूसरे को भीतर। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसमें एक और भी शर्त थी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कि कोई भी विज्ञापन मास्ट हेड से ऊपर नहीं जाएगा। मास्ट हेड सबसे ऊपर जाएगा, जो उसका शीर्ष है, उसका नाम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। और वह नियम भी टूट गया। आपको विज्ञापन ऐसे मिल जाएंगे जो मास्ट हेड के भी ऊपर जाएंगे। तो ये चीज़ें, नियम क्यों टूटे, ये नियम किसने तोड़े? ये नियम बाजार ने तोड़े, मार्केट ने तोड़े। विज्ञापन दाता अपनी शर्तों पर विज्ञापन देता है, और साथ में ये भी होता है कि विज्ञापन दाता के लिए वो सारी आचार संहिताएं कई बार हाशिए पे सरकानी पड़ती हैं, जिन आचार संहिताओं के लिए देश का मीडिया लड़ता रहा है। विज्ञापन दाता है, उसकी अपनी शर्तें भी होंगी कि मैं भाई, अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ छपती है निरंतर, तो मैं विज्ञापन जारी नहीं रख पाऊंगा। और विज्ञापन दाता 2 तरह के हैं, एक निजी क्षेत्र और दूसरा सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में ये है कि आपको सरकारी क्षेत्र इसलिए आपको देता है, विज्ञापन भी देता है इसलिए कि एक कोष है, इसमें से देना पड़ता है, और जो भी समाचार पत्र विशुद्ध रूप से पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सूचनाएं और समाचार और प्रामाणिक विश्लेषण अगर अपने पाठकों को देता है, तो निश्चित रूप से वह विज्ञापन का हकदार है। और वैसे भी अगर कोई स्थापित समाचार पत्र है, तो उसमें विज्ञापन का मतलब ये होगा कि सरकार को भी लाभ होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको फिर एक स्पष्ट कर दूं कि जैसे एक टेंडर नोटिस है किसी निर्माण कार्य के लिए। अब टेंडर नोटिस का विज्ञापन उस अखबार को नहीं जा सकता जिस अखबार की बिक्री ही बहुत कम हो। वो उसी अखबार को जाएगा जिस अखबार में एक टेंडर नोटिस के छपने पर उसका रिस्पांस भी भारी भरकम आए। उसके लिए टेंडर भरने वाले लोगों की लंबी पंक्तियां देखी जाएं या लंबी एक कतार हो, तो तब जाके समझ में आती है। और यही समस्या मित्रों प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है। वहाँ भी विज्ञापन चाहिए। वहाँ भी थोड़ी सी ब्रेक के बाद विज्ञापन अगर नहीं दिया जाएगा तो ना स्टाफ की सैलरी पूरी हो पाएगी, और ना ही जो खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ना ही उनका निरूपण हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ एक शर्तें बाज़ार की माननी पड़ती हैं। अगर आप लगातार किसी सिगरेट कंपनी के ख़िलाफ़ ही विज्ञापन लगातार छापेंगे तो भी आपकी मुसीबत, और यदि आप उसके ख़िलाफ़ लगातार छापेंगे कि इससे ये होगा, इससे वो होगा, तो भी आपकी मुसीबत। आप दोनों तरफ से, एक आगे कुआं है पीछे खाई है, कहाँ जाएंगे? तो ये विज्ञापनों के बिना, इनके आधार के बिना रीढ़ की हड्डी मीडिया की गायब हो जाती है, और इनके साथ लेके चलें तो बाज़ार की शर्तें जो हैं वो सिर पे हावी हो जाती हैं। वो आपको कहीं ना कहीं अपंगता का एहसास कराती हैं कि कहीं ना कहीं आपको समझौते करने पड़ते हैं। अब यही स्थिति जो है, ये तो चलो फिर भी एक समझ में आती है बात कि आपने वहाँ समझौते किए जहाँ लाभ हुआ। लेकिन जब आप वाम पंथ और दक्षिण पंथ के नाम पर जब बंटवारे करने शुरू करते हैं, फिर बहुत मुश्किल है। और मित्रों, इस विषय को जहाँ तक ले जाएंगे ये समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बस 1-2 सूचनाएं आपसे बांट कर, इस समय मोटे तौर पर हमारे देश में लगभग 500 सैटेलाइट चैनल्स हैं। 500 सैटेलाइट चैनल्स हैं जो कि कार्यरत हैं,
और लगभग 70,000 न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्र हैं, 70,000। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मीडिया की दृष्टि से हमारा भारत माना जाता है। बाज़ार है बहुत बड़ा। और अखबारों की जो प्रतियां हैं कितनी बिकती हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? शायद नहीं लगा सकते कि अब भी कंजूसी के दिनों में भी 100 मिलियन अर्थात 10 करोड़ प्रतियां अखबारों की बिकती हैं, और दुनिया के किसी भी देश में इतनी समाचार पत्रों की प्रतियां नहीं बिकती। बाकी फिर कभी। धन्यवाद।